ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं पवन कुमार सिंह, अधिवक्ता हैं, कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता हैं। यहाँ पूर्वी चंपारण में, पूरे बिहार की राजनीति में जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सभाएं होती हैं वहाँ बहुत ही मजबूत तरीके से पाए जाते हैं। इन्होंने निर्णय लिया है चुनाव लड़ने का। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से पवन जी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले पवन जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ये अचानक से ये प्रोग्राम आपका चुनाव लड़ने का, क्या मायना है इसका? आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और आपको मेरा प्रणाम है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं वर्ष 2014 में भी मोतिहारी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ा था। जब मैं उस समय लॉ कॉलेज में था और एक कानून का छात्र था, उस हैसियत से मेरी पार्टिसिपेंट उस चुनाव में थी। उसके बाद में मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस में मैं वर्तमान में था कुछ दिन पहले तक, लेकिन अभी आपने कांग्रेस छोड़ दिया है? हाँ, मैंने कांग्रेस छोड़ दिया है। मोतिहारी में महागठबंधन को लेकर पहले यह सीट हम लोगों के खाते में जा रही थी, लेकिन महागठबंधन के ऊपर के नेताओं में क्या बात हुई नहीं हुई, यह सीट मुकेश सहनी जी को चला गया। फिर भी हम लोगों के द्वारा दावेदारी पेश की गई थी, लेकिन महागठबंधन के द्वारा जो कैंडिडेट को दिया गया, वह कैंडिडेट जो 36 साल से राधा मोहन सिंह जी हैं, उनका मुकाबला करने के लिए कहीं से तैयार नहीं। आप उनके 5 दिन पहले वाला भाषण देखिए, उनका समारोह का, जैसे लग रहा था कि मैच फिक्सिंग का मामला खेलने आए हों। तो मेरा कहना है कि एक तरफ जो 36 साल से राधा मोहन सिंह है, उनका दंश यह चंपारण और चंपारण की जनता झेल रही, और दूसरी तरफ से जो महागठबंधन का कैंडिडेट आया या जिसे बनाया गया, वह मेरे आराध्य महादेव को खुले मंच से गाली देता है। तो मैं क्या कर सकता हूं? महादेव को खुले मंच से गाली देता है, यह आपका आरोप है या इसकी कोई पुष्टि भी करेंगे आप? बिल्कुल पुष्टि है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, चल रहा है। आप गूगल पे जाके सर्च करके देख लीजिए, चल रहा है। आपको मैं बता दूं, मेरा अपना जो मानना है, आप वह केसरनाथ के बारे में, बाढ़ के समय में, जो चुनाव में 2020 के चुनाव के पहले बाढ़ का समय था और आया था, तो ये बहुत ही गंदा वर्ड उन्होंने यूज किया था महादेव के लिए। तो जो आराध्य को गाली दे, जो हिंदू सभ्यता संस्कृति को गाली दे, वह मुझे तो स्वीकार नहीं है। दूसरी चीज, तो आपके चुनाव लड़ने का सिर्फ यही कारण नहीं है? नहीं नहीं, उसने नहीं आराध्य को चुनाव गाली दी? नहीं, चुनाव लड़ने का ये कारण नहीं है। चुनाव लड़ने का ये कारण है कि एक यहां से जो जंग लगा हुआ है, राधा मोहन सिंह जैसे, वो कहा जाता है ना कि दीमक लग जाता है तो दीमक सड़ा देता है। आप उठा के देखिए, कुछ लोग उन्हें भीष्म पितामह कहते हैं, कुछ लोग उन्हें पुरोधा कहते हैं। चंपारण की राजनीति कैसे पुरोधा हो जाएंगे? अपने पूरे कार्यकाल में एक व्यक्ति का नाम बताइए। मैं जिस समाज से आता हूं, भूमिहार ब्राह्मण समाज से मैं आता हूं, क्या एक व्यक्ति भूमिहार ब्राह्मण समाज का उन्होंने आगे बढ़ाया अपने 36 साल के कार्यकाल में? किसी को नहीं बढ़ाया। दूसरी बात, इन 36 सालों में विकास की बात जो कहते हैं कुछ लोग, 6 बार उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और आज तक वह एक प्लास्टिक के गिलास की कंपनी लगा पाए? चीनी मिल बंद कर दिया जाए। मैं लेकिन पवन जी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ। प्लास्टिक के ग्लास की फैक्ट्री वो भले नहीं लगवा पाए, लेकिन मदर डेयरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अच्छा, मैं आपसे एक चीज बताऊं, गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, ये चारों तरफ जो ओवरब्रिज है, ये सब तो उनके क्रेडिट में जाता है। ठीक है, कैसे क्रेडिट में जाएगा? 2009 में किसकी सरकार थी सेंट्रल में? मैं आप ही के माध्यम से जानना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार थी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो बात थी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्रेडिट सब लोग कैसे लेगा? मनमोहन सिंह की सरकार थी, कपिल सिब्बल मंत्री थे, नीतीश कुमार जी यहां चीफ मिनिस्टर थे, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने कहा कि चंपारण में लगेगा। यह आपको भी याद है। तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने की बात गया थी, जबकि उस समय यूपीए गवर्नमेंट ने 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, एक गया में भी दिया और एक चंपारण में भी दिया। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हुई। दूसरी चीज, आपने कहा केंद्रीय विद्यालय के बारे में, आप बहुत मजबूत
इस जिले में स्थान रखते हैं, आप सभी चीजों पे आपकी नजर रहती है। आपको पता है कि मोतिहारी का केंद्रीय विद्यालय कहाँ चलता है? खैर वो तो स्टेडियम के अंदर चलता है। कब चलता है? कितने दिनों से चल रहा है? खैर उसके चलते तो खेल भी प्रभावित होता है, नहीं इसीलिए हम लोगों ने खेल प्रभावित हो नहीं हो, क्या हमारे बच्चे जो भी जाते हैं और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं वह स्थान पढ़ने के लायक है? ऊपर में सीढ़ी बना हुआ है, नीचे में रूम बना हुआ है और 5 झोपड़पट्टी की तरह उसमें केंद्रीय विद्यालय चल रहा है। तो 36 साल में केंद्रीय विद्यालय नहीं दे पाए। जो लोग कहते हैं, मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन आप जमुई का केंद्रीय विद्यालय का फोटो उठा के देखिए, आप मुजफ्फरपुर के केंद्रीय विद्यालय का फोटो उठा के देखिए, वह 1 बार एमपी रहे, 2 बार एमपी रहे और 6 बार ये रहे, 9 बार चुनाव लड़े, हमारे समाज के वोट से यह एमपी बने। इनको आखिर कौन बनाया है एमपी? मतलब मुझे ये लगता है कि भूमिहार समाज जो उपेक्षित रहा है, इस वजह से भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है कि आप चुनावी मैदान में हैं। भूमिहार समाज तो उपेक्षित है ही जिला में। नहीं, जैसे कि आपने आरोप लगाया कि भूमिहारों को इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। किसको बढ़ाया? इन्होंने तो किसी राजपूत को भी आगे नहीं बढ़ाया। क्या बात करते हैं आप? ठेकेदारी में उठा के देखिए, सब चीज मंच पे नहीं बोला जा सकता है। उठा के देखिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इनके समाज के लोग हैं कि नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इनका कॉल डिटेल चेक करवा दीजिए, जमीन के कारोबार में किसको लगाया है चेक पता कर लीजिए। कुछ दिन पहले न्यूज फॉर नेशन का ही आया था ना कि 14 कट्ठा जमीन किसी गुप्ता जी के नाम पे था, अपने नाम पे लिखवा लिए। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और एमएलसी प्रत्याशी बनाए हुए थे राजेंद्र गुप्ता जी को, है ना, जहां अभी चंद्रहिया में जो जमीन इनका है वास्तु विहार के बगल में, 14 कट्ठा, 15 कट्ठा, 20 कट्ठा, जितना भी हो, पत्रकार हैं आप उसको ढूंढिए, निकालिए। तो ये अपना एक सिंडिकेट रखे हुए हैं इस जिला में, जो इन्हीं के सिंडिकेट के माध्यम से लोग कमाते हैं, या जिसको चाहते हैं अपने सजातीय लोगों को आगे नहीं बढ़ाएं। आप मतलब उठा के देखिए। आपका आरोप है कि इन्होंने अपने स्वजातीय लोगों की मदद की, समाज का विकास नहीं हुआ। लेकिन एक बात मुझे बताइए पवन जी, अभी जो आप चरखा पार्क देख रहे हैं, वहां पे जो एक बढ़िया पर्यटक स्थल के तौर पे उसको विकसित किया गया है जी, आप मोतिहारी का रेलवे स्टेशन देख लीजिए। मोतिहारी के रेलवे स्टेशन को एक बहुत बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से उसको रेनोवेट किया जा रहा है। 36 साल के कार्यकाल में एक चरखा पार्क बनवा देना उपलब्धि कहते हैं आप इसको? आपका कहना है कि विकास डेवलपमेंट हुआ नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ जो होना चाहिए। 36 साल के कार्यकाल में एक चरखा पार्क बनवा देना डेवलपमेंट है? उठा के पूछिए ना आरटीआई के माध्यम से कितने का प्रोजेक्ट था, कौन ठेकेदारी लिया, नहीं लिया। पवन जी, तीसरी चीज, आप कह रहे हैं, आप सभी लोग या चंपारण के लोग यह चीज क्यों भूल जाते हैं कि मोतिहारी में, आपको याद होगा जब गांधी शताब्दी सत्याग्रह समारोह मनाया जा रहा था और उस समय के तत्कालीन उर्वरक और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार जी यही जिला स्कूल के मैदान में आए थे और घोषणा करके गए थे, क्योंकि पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से ही सीपेट कॉलेज बनता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा कि मैं एक सीपेट यहां दे के जाऊंगा। इनके उदासीनता के चलते वह सीपेट जाके भागलपुर में खुला। आपको यह भी याद होगा दीक्षांत समारोह जब सेंट्रल स्कूल यूनिवर्सिटी का जो हुआ था, उसमें हुआ कि जल्द से जल्द जमीन दे देंगे। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे ये 47 तक वोट मांगते रहेंगे। 2047 तक भाजपा के लोग और राधा मोहन सिंह मोतिहारी से वोट मांगते रहेंगे। मैं इनके डेवलपमेंट, इनकी बात मैं बताता हूं। मोतिहारी का चीनी मिल बंद हुआ कि नहीं हुआ? प्रधानमंत्री जी आके चाय पिए, उसके बाद 4 दफे आए हैं, आज तक कभी नहीं। मैं और गिना देता हूं, मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोतिहारी का सीपेट कॉलेज कहां गया? वाशिंग पीट जो जीवधारा के पास बनने वाला था, खींच के मुजफ्फरपुर गया। क्यों? उसके बाद में बटन उद्योग जो चंपारण का एकमात्र था, मेहसी में चंपारण में बटन बनता था, आज वो बंद हो गया बटन उद्योग। चुनाव के समय तो लीची प्रोसेसिंग यूनिट भी लग रहा था हमारे यहाँ, कहां है लीची प्रोसेसिंग यूनिट? अच्छा, आप अगर जीतते हैं तो क्या आयुर्वेद कॉलेज, जो मैं उसको भी बोलने जा रहा था, जो यहाँ की एक धरोहर थी, है ना, उस पर कुछ काम करेंगे क्या? बिल्कुल काम करेंगे। अभी तो महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं, मैं कल रात में देख रहा था 2010 में पास आउट दिखा रहे हैं कि 2011 में मैं आयुर्वेद कॉलेज से पास हुआ हूं।
और 2006 से उसकी मान्यता खत्म है, तो वो डॉक्टर कैसे होगा और पास कैसे कर गए? आप पता कीजिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है। नहीं नहीं, आप पता कर लीजिए, मैं हम बता तो रहा पता हूं कर ही आपको। लेंगे। 2006 में आप गूगल कीजिए, मोतिहारी आयुर्वेदिक कॉलेज, जिसमें ब्रह्मचारी जी थे, उसका नाश किन लोगों ने किया? प्रमोद कुमार भाजपा विधायक उसके सचिव हुआ करते थे। टीम उठाइए, किसके रीजन में वह बर्बाद हुआ, और 2006 से उसकी मान्यता खत्म है। मैं कल रात में महागठबंधन के प्रत्याशी के 2010 का एफिडेविट पढ़ रहा था, जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे केसरिया से, तो उसमें मैंने पढ़ा कि मोतिहारी रविंद्रनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज से 2010 में वो लिखे कि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, छात्र हूं। उस समय वो पास आउट नहीं थे। अगले चुनाव के एफिडेविट में उन्होंने दिया कि मैं 11 में वहां से पास आउट हुआ हूं। तो एक तरफ कहता है कि सेशन 6 से बंद है और 11 में वो पास आउट हो जाते हैं। तो इन सब चीजों पे बारीक नजर रखने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है। खुद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं चुनाव मैदान में क्यों आया हूं? चंपारण के युवा जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, मेरे मित्रों ने और युवाओं ने मुझसे अनुरोध किया कि भैया आपको इस चुनाव में आना चाहिए, हम लोगों को विकल्प ही नहीं है। मैं नहीं कहना चाहिए, मतलब जो लोग महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी से उदासीन हैं, जी वैसे लोगों को आप एक विकल्प देने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर यहां पे इंटरेस्ट कहां रहेगा किसी का चुनाव में? वो तो देख रहे हैं कि 36 साल से ही वो अपने कहते हैं ना। आपको याद होगा पिछले बार मैंने पेपर में पढ़ा, राधा मोहन जी ने कहा कि मुझे चंपारण में 9 बार मौका मिला चुनाव लड़ने का, जिसमें 6 मैं चुनाव जीता हूं, 3 मैं हारा हूं। रेशियो उठा के देखिए, जब चंपारण की जनता जागी है, राधा मोहन जी मोटे चुनाव हारे हैं। पहला चुनाव मधुकर जी से हारे थे, दोबारा चुनाव ये रामा देवी जी से हारे थे, और तीसरा चुनाव डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी से हारे थे। तीनों का गैप उठा के देखिए कि कितने से चुनाव हारे, कितने से जीते और क्या हुआ। आज पूरा जिला जानता है राधा मोहन सिंह कितना भी मंच पे जाके रोले गालें कि मेरा अंतिम है, अंतिम है, अब की बार उनका बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। अब की बार वो भी चुनाव हारेंगे। चलिए, पवन जी दावा करते हैं कि इस बार राधा मोहन जी का बेड़ा पार नहीं लगेगा। ये पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में हैं। तो साथियों, ये थे पवन कुमार, अधिवक्ता, युवा हैं, कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता हैं। इन्होंने चुनाव लड़ने की ठानी है। अब देखना यह होगा कि इनके चुनावी मैदान में आने के बाद ये जो सीधा मुकाबला है राधा मोहन सिंह और डॉक्टर राजेश के बीच में, वो त्रिकोणीय बन पाता है क्या? देखते रहिए ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम।